हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू मितेश सिंह केमिस्ट्री। सो गाइस, आज है हमारा क्रैश कोर्स का लास्ट चैप्टर दैट इज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स एंड इसके साथ हमारा क्रैश कोर्स ऑफिशियली कंप्लीट हो जाएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम बात करेंगे भाई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते क्या हैं। व्हाट आर द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स? ऐसे कंपाउंड्स जिनमें सेंट्रल मेटल या आयन, ठीक है, सेंट्रल मेटल एटम या आयन जो है दैट इज लिंक्ड विद नंबर ऑफ आयंस या न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स बाय कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स। अब इसमें नॉर्मल बॉन्ड नहीं होते, इसमें कौन से बॉन्ड होते हैं भाई? कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स होते हैं इसमें, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास डेली लाइफ में बड़े सारे आप देख सकते हो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। जैसे क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल में आपका सेंट्रल मेटल जो होता है दैट इज मैग्नीशियम, ठीक है। हीमोग्लोबिन है, उसमें आपका सेंट्रल मेटल इज आयरन। विटामिन B12 दैट उसका सेंट्रल एटम इज कोबाल्ट, ठीक है। तो आप बेसिकली देखा जाए तो आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से घिरे हुए हो अपनी लाइफ में, ठीक है। अब सबसे पहले आपको जो थ्योरी आई थी जिसने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को एक्सप्लेन किया था दैट वाज वर्नर्स थ्योरी, ठीक है। तो कहते थे भाई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में ना दो तरह की वैलेंसीज होती हैं जिसको लिंकेजेस उन्होंने कहा था, ठीक है, कि दो तरह से आपके पास लिंकेजेस हैं, प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकेंडरी वैलेंसी, ठीक है। आजकल हम लिंकेजेस बोलते हैं, उस टाइम पे वो लोग वैलेंसी बोलते थे, ठीक है। तो प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकेंडरी वैलेंसी, ठीक है। जैसे ये आपके पास ये है कॉम्प्लेक्स है, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है। प्राइमरी वैलेंसी क्या है? ये आयनाइजेबल है, ठीक है, इसको आप आयनाइज कर सकते हो। इट इज सेटिस्फाइड बाय नेगेटिव आयंस या अनायंस, ठीक है। और ये आपका प्राइमरी वैलेंसी क्या होती है? बेसिकली ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, ठीक है। ये क्या है? आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट है, ठीक है। जैसे मैं अगर इसमें बात करूँ, इस कॉम्प्लेक्स की बात करूँ, ठीक है, तो इसमें ये जो मेटल के साथ जितने ये छः जो लगे हुए हैं, ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल लगे हैं, अमोनिया लगे हैं, है ना। तो वो क्या है, वो उससे आपका जो कोबाल्ट है उसकी क्या ऑक्सीडेशन स्टेट बनेगी, दैट इज इट्स प्राइमरी वैलेंसी। नेक्स्ट हम बात करें सेकेंडरी वैलेंसी की, तो दिस इज नॉन आयनाइजेबल, ये आयनाइज नहीं होती, ठीक है। और ये आपकी सेटिस्फाई होती है बाय न्यूट्रल लिगेंड्स एटम्स जेडे है, ठीक है, जिनको आप लाइगेंड बोलते हो, ठीक है। और ये आपका कोऑर्डिनेशन नंबर बताती है। जैसे अब यहाँ पे देखो, आपका ये वाला कॉम्प्लेक्स है ना, इसमें एक करेक्शन है। आपका ये जो तीन है ना, तीन क्लोरीन लगे हैं, ठीक है। तीन क्लोरीन की वजह से ये कोबाल्ट के ऊपर क्या चार्ज आएगा, दैट इज इट्स ऑक्सीडेशन नंबर, उसे हम बोलेंगे प्राइमरी वैलेंसी। सेकेंडरी वैलेंसी क्या होगी? इसमें आपके ये जो छः अमोनिया जो ग्रुप लगे हैं ना, ठीक है, जिस वजह से ये आपका मेटल कितने एटम के साथ, कितने ग्रुप ऑफ एटम के साथ बाइंड है, ठीक है, उसे हम बोलेंगे सेकेंडरी वैलेंसी या कोऑर्डिनेशन नंबर। और ये जो आपके अमोनिया जो लगे हैं ना, इसको हम बोलेंगे लाइगेंड्स। क्या बोलेंगे हम इसे? लाइगेंड्स, ठीक है। और कोऑर्डिनेशन नंबर क्या बताता है कि भाई आपके आपके जो कोई एलिमेंट है उसके साथ कितने ग्रुप ऑफ आपके लाइगेंड्स लगे हुए हैं, ठीक है। तो आपके जो लाइगेंड्स है बाउंड बाय सेकेंडरी वैलेंसी, उनका एक डेफिनेट स्पेशियल अरेंजमेंट होती है। ऐसे लाइगेंड्स की वजह से उनके एक स्पेस में एक पर्टिकुलर ओरिएंटेशन होती है, ठीक है। जैसे यही वाला हमने एग्जांपल लिया, ठीक है, कोबाल्ट की ये कॉम्प्लेक्स की, इसके अब ज्योमेट्री है ऑक्टाहेड्रल। स्पेस में अलग अलग अरेंजमेंट होने की वजह से इनमें एक ज्योमेट्रीज बनती है स्पेसिफिक, ठीक है। जैसे इसकी ज्योमेट्री है ऑक्टाहेड्रन, ठीक है, लाइक दिस, ठीक है। अच्छा, फिर आपके पास आते हैं डबल सॉल्ट एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, ठीक है, जिसको आप कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी बोलते हो। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और डबल सॉल्ट में क्या डिफरेंस होता है? सबसे पहले भाई देखो, डबल सॉल्ट क्या है? आपका क्रिस्टलाइन कंपाउंड है फाउंड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सिंपल सॉल्ट्स इन डेफिनेट स्टोइशियोमेट्रिक रेशियो, ठीक है। ये आपका बेसिकली क्रिस्टलाइन कंपाउंड होता है और ये एक तरह से कॉम्बिनेशन होता है दो या दो से ज़्यादा सिंपल सॉल्ट का इन डेफिनेट स्टोइशियोमेट्रिक रेशियो, ठीक है। बट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या है भाई? इसमें सेंट्रल मेटल एटम या आयन होता है, उसको सराउंड किया होता है लाइगेंड्स ने, ठीक है, थ्रू कोऑर्डिनेट या डेटिव बॉन्ड्स, ठीक है। कोऑर्डिनेट या डेटिव बॉन्ड्स, कोऑर्डिनेट दोनों सेम नाम है उसके। अगर मैं नेचर की बात करूँ सॉलिड स्टेट में, तो ये आपके पास ऐसे सिंगल कंपाउंड होता है इन सॉलिड स्टेट, ये भी सिंगल कंपाउंड होता है इन सॉलिड स्टेट। बट एक्व स्टेट में कहानी अलग हो जाएगी। एक्व स्टेट में क्या होगा, ये ना कम्प्लीटली डिसोसिएट हो जाएगा इंडो कॉन्स्टिट्यूएंट आयन, जब इसे हम पानी में डिसॉल्व करेंगे। बट ये कम्प्लीटली डिसोसिएट नहीं होगा जब हम इसे पानी में डिसॉल्व करेंगे। और इनफैक्ट ये अपना जो कॉम्प्लेक्स आयन है ना, उसको ये रिटेन करके रखेगा, ठीक है। जैसे अच्छा, मेरे पास एक एग्जांपल होगी, जैसे यहाँ ये रहा आपका डबल सॉल्ट, ठीक है। अगर मैं इसको डिसॉल्व करूँ पानी में तो पोटेशियम, मैग्नीशियम, क्लोराइड आयंस निकल आएंगे, ठीक है। फिर जैसे आपके पास है मोहर सॉल्ट, फेरस सल्फेट, ठीक है।
फेरोसल्फेट एंड अमोनियम सल्फेट का ये कॉम्बिनेशन है। इसमें अगर आप इसको एक्वा सोल्यूशन में डालोगे तो आयरन, अमोनिया, सल्फेट आयन सभी के सभी बाहर आ जाएंगे। सिमिलरली इन पोटैश एलम ऑल्सो, ठीक है। बट अगर मैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की बात करूँ तो ये जो आपका कॉम्प्लेक्स है ना, ये अगर आप इसको पानी में डालोगे तो ये नहीं टूटेगा, ठीक है, वो टूट जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट हम बात करते हैं एक्सिस्टेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स आयन, ठीक है, एक्सिस्टेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स आयन। इसका कोई कॉम्प्लेक्स आयन नहीं होता सोल्यूशन में, इसका पर एक डेफिनेट कॉम्प्लेक्स आयन एक्सिस्ट करेगा इन सोल्यूशन। अगर मैं बॉन्ड की प्रेजेंट करूँ तो इसमें सिर्फ आयनिक बॉन्ड होते हैं, इसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड होते हैं बिटवीन मेटल एंड लिगेंड्स, एंड आयनिक बॉन्ड होते हैं विद काउंटर आयंस, ठीक है। इन सभी टर्म्स के बारे में अभी हम थोड़ी देर में देखेंगे। टेस्ट विद रिएजेंट, भाई ये आपका अगर आप इसको रिएजेंट के साथ टेस्टिंग कराओगे तो जितने भी आयंस है सभी का सेपरेट टेस्ट ये देगा, ठीक है। बट ये आपके सिर्फ और सिर्फ कॉम्प्लेक्स आयन का रिएक्शंस देगा, फ्री मेटल आयन की रिएक्शंस नहीं देगा, ठीक है। स्टेबिलिटी की बात करें तो ये सोल्यूशन में लेस स्टेबल है, ये ज़्यादा स्टेबल होता है, ठीक है। चलो, अच्छा, और इसमें एक और चीज़, अगर आप जैसे ये आपके पास ये वाला कंपाउंड है आयरन का, ठीक है, इसमें आयरन आपका क्या है, सेंट्रल मेटल आयन है, ठीक है। और जो साइनाइड के जो 4 साइनाइड के आयन्स हैं, ठीक है, वो क्या एक्ट करते हैं एज लाइगेंड्स, ठीक है। और ये कॉम्प्लेक्स आयन है ना, ये एक्वा सोल्यूशन में इंटैक्ट रहता है, यानी कि अगर आप इसकी कोई रिएक्शन कराओ, ठीक है, जिससे आप आयरन की कोई कह लो ना पता करने के लिए कि भाई इसमें आयरन है कि नहीं है, ठीक है, उसका अगर आयरन के लिए स्पेसिफिक टेस्ट रन करोगे तो आयरन के लिए आपको कुछ भी नहीं मिलेगा इसमें, ठीक है। इसमें आयरन में अपनी फ्री Fe2 पॉजिटिव वाली प्रॉपर्टीज नहीं शो करता इसमें, ठीक है। अब मैं कुछ बात करूंगा इंपॉर्टेंट टर्म्स जो इसके रिलेटेड हैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का। सबसे पहले है कोऑर्डिनेशन एंटिटी। कोऑर्डिनेशन एंटिटी क्या होती है, जिसमें सेंट्रल मेटल एटम या आयन इज बॉन्डेड टू फिक्स्ड नंबर ऑफ लाइगेंड्स थ्रू कोऑर्डिनेट या डेटिव बॉन्ड, ठीक है। ये आपका सेंट्रल मेटल लाइगेंड के साथ ऐसे जुड़ा हुआ, ठीक है, जिसमें एक आपके किससे बॉन्ड कौन से बने उसमें, कोऑर्डिनेट या डेटिव बॉन्ड, ठीक है। जैसे ये आपके कॉम्प्लेक्सेस हो गए, ये सारे के सारे जो आपके स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है ना, ठीक है, जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है इसे हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन एंटिटी, ठीक है। और ये आपकी चार्ज भी हो सकती है या न्यूट्रल भी हो सकती है, ये न्यूट्रल है, ये आपकी चार्ज है, ठीक है। सेंट्रल मेटल एटम या आयन, ठीक है। सेंट्रल मेटल एटम क्या होगा, ऐसा मेटल या एटम या आयन जिससे आपके लाइगेंड्स अटैच्ड होते हैं थ्रू कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स, ठीक है। और ये एक्ट करता है लाइक ल्यूइस एसिड, यानी कि इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर की तरह ये एक्ट करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास ये कॉम्प्लेक्स में कोबाल्ट क्या है, इट इज अ सेंट्रल आयन, ठीक है। निकल में ये निकल के कॉम्प्लेक्स में निकल क्या है, सेंट्रल एटम, ठीक है। चलो, नेक्स्ट हमारे हम बात करते हैं लाइगेंड के बारे में। लाइगेंड क्या होता है, ऐसा आयन या मॉलिक्यूल जो अपना एक से ज़्यादा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेगा टू सेंट्रल मेटल एटम टू फॉर्म कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स, ठीक है। और ये एक्ट करता है एज ल्यूइस बेसिस, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ टाइप्स ऑफ लाइगेंड की, आपके पास अलग अलग टाइप्स के लाइगेंड होते हैं, ठीक है। जैसे यूनिडेंटेट लाइगेंड, यूनिडेंटेट यानी कि डेंटेड, यानी कि डेंटिसिटी क्या होती है बेसिकली, इसमें ना हम यूज़ करते हैं डेंटिसिटी यानी कि कितने डोनर एटम है, ठीक है, कितने डोनर एटम से ये आपको लोन पे डोनेट कर सकता है, ठीक है। तो यूनिडेंटेड जिसमें मतलब ऐसा लाइगेंड जिसमें सिर्फ एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है डोनेट करने के लिए, यानी डोनेशन साइट कितनी है, सिर्फ एक है, ठीक है, और एक ही से ही आपकी डोनेशन होगी, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जांपल अमीन है, H2O है, Cl नेगेटिव है, Cn नेगेटिव है, ठीक है। तो इसमें देखो जैसे अमोनिया में अगर मैं बात करूँ, ठीक है, यहाँ पे सिर्फ आपके पास एक ही लोन पेयर है, ठीक है। अगर मैं H2O की बात करूँ तो ये एक ही देगा, एक लोन पेयर ही देगा, दो इसमें आपके पास दो लोन पेयर होते हैं, बट ये देगा एक ही, दो लोन पेयर नहीं देगा, ठीक है। सिमिलरली क्लोराइड के, साइनाइड के। अच्छा, एक और चीज़ इसमें ना आपके जो लाइगेंड्स हैं ना, इसके नाम भी थोड़े से अलग होंगे देन रेगुलर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। जैसे अमीन, अब हम यहाँ पे अमोनिया को लिखेंगे अमीन, वाटर को लिखेंगे एक्वा, ठीक है। जैसे ये आपके कॉम्प्लेक्स है, इसमें ये आपका यूनिडेंटेट का कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। नेक्स्ट इज डाइडेंटेट लिगेंड। डाइडेंटेट लिगेंड इज जो आपका दो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देगा थ्रू टू डोनर एटम, यानी इसमें दो डोनर साइट्स हैं, ठीक है। एक याद रखना, जब भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा तो एक डोनर एटम से एक ही जाएंगे, दो अगर मतलब मान लो उसमें दो लोन पेयर है तो एक लोन पेयर ही डोनेट करेगा, दो लोन पेयर नहीं डोनेट करेगा, ठीक है। ऐसे डाइडेंटेट की एग्जांपल है इथिलीन डायमीन या ऑक्सलेट आयन। ऐसे इथिलीन डायमीन, अच्छा, इथिलीन डायमीन क्या होती है आपके पास, इथिलीन डायमीन इज NH2
CH2 NH2। अब यहाँ पे भी एक लोन पेयर, यहाँ पे भी एक लोन पेयर, तो दोनों साइड से दे सकता है, इस वजह से दिस इज अ डाइडेंटेट लिगेंड। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट इज पॉलीडेंटेट लिगेंड, यानी कि जो दो से ज़्यादा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दे सकता है टू द सेम मेटल आयन, जैसे फॉर एग्जांपल EDTA। ठीक है, EDTA क्या होता है आपका, इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसीटेट, इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसीटेट। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर ऐसे होता है, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसीटेट। तो चार आपके पास डोनर एटम्स है यहाँ पे, 1 2 3 4, चार ऑक्सीजन से आपको दे सकता है। नेक्स्ट इज आपका डाई इथाइलिन ट्रायमीन, ये आपका ट्राइडेंटेट है। ठीक है। अच्छा, EDTA, एक तो आपके पास यहाँ पे चार ये ऑक्सीजन से दे सकता है, एक और चीज़ भी है, ये आपके पास नाइट्रोजन भी है, यहाँ भी अवेलेबल है लोन पेयर। तो 1 2 3 4 5 6, ये आपका हेक्साडेंटेट लिगेंड है, हेक्साडेंटेट लिगेंड है। ठीक है। तो आप इसे, अच्छा एक और चीज़, आप इसे लाइगेंड बोलो लिगेंड बोलो, बहुत सेम है। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें चिलेटिंग लाइगेंड की। चिलेटिंग लाइगेंड क्या है, ऐसा पॉलीडेंटेट लिगेंड जो रिंग स्ट्रक्चर बनाता है विद सेंट्रल मेटल आयन। ठीक है, जो एक रिंग स्ट्रक्चर बनाता है, ये लाइक ऐसे रिंग करके आपका ये स्ट्रक्चर बनाता है। ऐसे कॉम्प्लेक्सेस को हम बोलते हैं चिलेट्स, और ये काफ़ी स्टेबल होते हैं। ठीक है, जैसे आपका इथाइलिन डायमीन बनाएगा, EDTA बनाएगा, ऑक्सीलेट बनाएगा। ठीक है, जैसे ये आपके पास एग्जांपल है, इसमें आप आयरन है ना, आयरन है। ठीक है, तो आपके, मैं सिर्फ नाइट्रोजन के साथ दिखा रहा हूँ, ये ऐसे, ठीक है, ये ऐसे, ये ऐसे ऐसे करके जुड़ा होगा। ठीक है, इथिलीन डायमीन वाला। नेक्स्ट इज योर एम्बीडेंटेट लिगेंड। एम्बीडेंटेट लिगेंड क्या होते हैं, ऐसे लिगेंड जिसमें दो डोनर एटम है पर देगा सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन ही। ठीक है भाई, दो डोनर साइट है पर डोनेशन सिर्फ एक ही साइड से होगी। ठीक है, जैसे NO2, इसमें नाइट्रो भी है और नाइट्राइटो भी है। ठीक है, NO2 नेगेटिव, अगर नाइट्रोजन से दे रहा तो नाइट्राइट्रो N, अगर ये ऑक्सीजन से दे रहा तो इसे बोलेंगे नाइट्राइटो O। सिमिलरली SCN थायोसाइनेट। ठीक है, अगर सल्फर से दे रहा तो थायोसाइनेटो S, अगर नाइट्रोजन से दे रहा तो थायोसाइनेटो N। ठीक है, तो ये एक तरह से आपका लिंकेज आइसोमेरिज्म शो करते हैं, हम इसके बारे में भी देखेंगे आगे। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करें, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, टोटल नंबर ऑफ डोनर एटम या लिगेंड डायरेक्टली बॉन्डेड टू सेंट्रल मेटल आयन। ठीक है, कि आपके जो सेंट्रल मेटल है उसके साथ कितने नंबर ऑफ लिगेंड जुड़े हुए हैं, या कितने नंबर ऑफ डोनर एटम है, बेसिकली डोनर एटम, कितने नंबर ऑफ डोनर एटम है। ठीक है, तो जैसे ये अमीन है, इसमें आपका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, कितने लगे 6, तो क्या आ जाएगा 6। ये साइनाइड कितने लगे 4, तो कितना आ जाएगा कोऑर्डिनेशन नंबर 4। यानी कि कितने नंबर ऑफ डोनर एटम ऑफ लिगेंड है, कितने आपके पास डोनर एटम है। कोऑर्डिनेशन सफेयर या काउंटर आयन की बात करें, कोऑर्डिनेशन सफेयर क्या होगा भाई, ऐसा ये आपका बेसिकली कोऑर्डिनेशन सफेयर क्या होता है, इट कंसिस्ट ऑफ सेंट्रल मेटल आयन एंड लिगेंड्स डायरेक्टली अटैच टू इट, और ये आपका स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा जाता है, जैसे ये वाला आपके पास कंपाउंड है। ठीक है, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है ना, इसको हम बोलेंगे कोऑर्डिनेशन सफेयर। ठीक है, और काउंटर आयन क्या हो गए, जो कोऑर्डिनेशन सफेयर के बाहर की तरफ है, जहाँ जैसे ये 3 Cl नेगेटिव आयंस। ठीक है, इसको हम बोलेंगे काउंटर आयन। नेक्स्ट हम बात करेंगे कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रन की। कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रन क्या है, ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट ऑफ लिगेंड्स अराउंड द सेंट्रल मेटल आयन, कि आपके पास ज्योमेट्रिकली कैसे अरेंज होते हैं लिगेंड्स। ठीक है, अलग अलग एक कोऑर्डिनेशन नंबर के बेसिस पे होते हैं। अगर 4 की बात, अगर 2 की बात करें तो लीनियर है, 4 की बात करें टेट्राहेड्रल है लाइक दिस। ठीक है, यहाँ स्क्वायर प्लेनर भी हो सकता है। ठीक है, अगर 5 की बात करें तो आपके पास ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होगा या स्क्वायर पिरामिडल होगा। 6 की बात करें तो ऑक्टाहेड्रल होगा। ठीक है, जैसे इसमें आपके पास ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, यानी जितने डोनर एटम उस हिसाब से आपका कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रन बनेगा। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर की बात करें, ऑक्सीडेशन नंबर क्या आता है सेंट्रल एटम का, इट इज अ चार्ज असाइंड टू सेंट्रल मेटल एटम अज्यूमिंग दैट ऑल लिगेंड्स आर ईदर न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स और चार्ज्ड आयन एंड द एंटायर कॉम्प्लेक्स हैज ओवरऑल नोन चार्ज। जैसे फॉर एग्जांपल यही आपके पास कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, इसमें मैंने कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, बेसिकली होगा क्या, यहाँ पे ना हम मान के चलते हैं कि जितने भी लिगेंड है ना, वो या तो न्यूट्रल होंगे या चार्ज होंगे, और आपको एंटायर कॉम्प्लेक्स का एक ओवरऑल नॉन चार्ज पता होना चाहिए। ठीक है, जैसे मैंने मान लो आपको ये कॉम्प्लेक्स दे दिया, तो आपको पता है NH3 क्या है, न्यूट्रल लिगेंड है, 3 क्लोराइड आयन है, 3 है ना, 3 क्लोराइड आयन है, यानी कि हर एक क्लोरीन के लिए अगर एक नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, तो 3 क्लोराइड है, तो कितना हो जाएगा चार्ज, -3। ठीक है, अगर ये ये -3 का चार्ज दे रहे हैं, -3 किस पे लगेगा, +3 पे ऊपर लगेगा।
ठीक है, +3 को न्यूट्रल करने के लिए -3 लगेगा। इस हिसाब से कोबाल्ट का फिर क्या होना चाहिए, ऑक्सीडेशन नंबर +3, क्या होना चाहिए, +3। ठीक है, चलो नेक्स्ट हम बात करेंगे होमोलैक्टिक एंड हेप्टरोलैक्टिक कॉम्प्लेक्सेस की। होमोलैक्टिक कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं, ऐसे कॉम्प्लेक्सेस जिसमें आपका सेंट्रल मेटल एटम इज बॉन्डेड टू ओनली वन टाइप ऑफ लिगेंड, जिसमें सिर्फ एक तरह के लिगेंड हो, उसे हम बोलेंगे होमोलैक्टिक कॉम्प्लेक्स। जिसमें आपके पास एक से ज़्यादा टाइप के लिगेंड हो, उसे हम बोलेंगे हेट्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्सेस। हेट्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्सेस जिसमें जैसे अब यहाँ पे 6 के 6 अमोनिया, 6 के 6 आपके पास नाइट्राइल है, यहाँ अब 4 अमोनिया 2 क्लोराइड, ठीक है, 2 अमोनिया 2 क्लोराइड, ठीक है, अलग अलग टाइप से हो गए ना इसमें, तो ऐसे कॉम्प्लेक्सेस को हम बोलेंगे हेट्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्सेस। नेक्स्ट हम बात करेंगे IUPAC नॉमेनक्लेचर। भाई इसमें से पक्का 100% लिखा लो, इसमें से तो क्वेश्चन आएगा ही आएगा, और इसमें गलतियां बच्चे अक्सर करते हैं, सो इसको ध्यान से सुनना। IUPAC नॉमेनक्लेचर की बात करें, सबसे पहला रूल है भाई ऑर्डर ऑफ नेमिंग आयंस। आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कटायन को हमेशा पहले लिखोगे और उसके बाद आप एनायन को लिखोगे, ठीक है, पहले कटायन को और फिर एनायन को लिखोगे। नेक्स्ट इज ऑर्डर विद इन द कोऑर्डिनेशन स्फीयर। विद इन द कोऑर्डिनेशन स्फीयर में आप कैसे लिखोगे कि सबसे पहले आप लाइगेंड का नाम लिखोगे, फिर आप सेंटर मेटल एटम या आयन का नाम लिखोगे आफ्टर राइटिंग द नेम ऑफ लाइगेंड, ठीक है। और जब आप लाइगेंड का नाम लिख रहे हो उसमें आप क्या फॉलो करोगे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर, ठीक है। और एक चीज़ याद रखना, जैसे डाई ट्राई टेट्रा ऐसे न्यूमेरिकल प्रीफिक्सेस है ना, उसको आप अल्फाबेटिकल में कंसिडर नहीं करते, वेरी सिमिलर टू द ऑर्गेनिक नोमेनक्लेचर, ठीक है। नेक्स्ट मैं बात करूँ न्यूमेरिकल प्रीफिक्स आप कैसे कैसे यूज़ करते हो। अगर आपके पास एक है तो मोनो पर मोस्ट प्रॉब्ली आप नहीं लगाते हो इसमें, ठीक है, बहुत कम लगाते हो, लगा भी लो ठीक है, नहीं लगाया ठीक है। 2 हो तो डाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा, 5 के लिए पेंटा, 6 के लिए हेक्सा एंड सो ऑन सो फोर्थ, ठीक है। और अगर मैं पॉलीडेंटेट की बात करूं, जिसमें मतलब ऐसे ऐसे लिगेंड जिसमें ऑलरेडी डाई ट्राई वगैरह दिया हुआ है, तो उसमें हम कैसे लिखेंगे, 2 के लिए बिस, 3 के लिए ट्रिस, 4 के लिए टेट्राकिस, ठीक है। और लिगेंड नेम को आप फिर पैरेंथेसिस यानी कि ब्रैकेट्स में ऐसे लिखोगे, ठीक है। नेक्स्ट बात करें अनायनिक लिगेंड की। अनायनिक लिगेंड को हमेशा आप किस पे एंड करोगे, सफिक्स के ओ, उसमें आप ओ लगाओगे। जैसे आपके पास अनायनिक लिगेंड है F नेगेटिव, तो आप फ्लोरो, आप इसमें क्या लिखोगे, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, हाइड्रोक्सो, साइनो, नाइट्रो, ठीक है। जब जो भी आपके अनायनिक लिगेंड है जिसपे नेगेटिव चार्ज आ रहा है, उसके एंड में आप क्या लगा दोगे, ओ लगा दोगे। नेक्स्ट मैं बात करूं न्यूट्रल लिगेंड्स की, तो न्यूट्रल लिगेंड्स का उनका मॉलिक्यूलर नेम रहेगा ऐसे का वैसे ही, ठीक है, बस उसमें ना कुछ एक्सेप्शंस है, जैसे कि अमोनिया का आप लिखोगे आप अमीन, वाटर का लिखोगे एक्वा, CO का लिखोगे कार्बोनिल, NO का लिखोगे नाइट्रोसिल, ठीक है। चलो नेक्स्ट मैं बात करूंगा ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल, ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट आपने देखा, उसको आप कैसे लिखते हो, इन रोमन न्यूमरल्स इन पैरेंथेसिस आफ्टर द मेटल नेम, यानी कि मेटल का नेम लिखने के बाद आप ऐसे ब्रैकेट में रोमन न्यूमरल में, अगर मान लो 1 है ना, यानी अगर आपके पास ऑक्सीजन स्टेट है +1, तो आप इसे ऐसे लिखोगे 1 लाइक दिस, ठीक है। और अगर आपके पास कॉम्प्लेक्स है अनायनिक कॉम्प्लेक्स, इसमें आप बड़ी इंटरेस्टिंग बात होगी, अगर आपके कोऑर्डिनेशन एंटिटी में नेगेटिव चार्ज है तो मेटल का जो नाम खत्म होगा ना, उसकी एंडिंग पे आप लगाओगे ATE, ठीक है, उसमें इस एंडिंग ऐसे करोगे ATE लगा के, ठीक है। और कुछ मेटल के लिए आप लैटिन नेम यूज करोगे, जैसे आयरन के लिए आप लिखोगे फेरेट, कॉपर के लिए क्यूपरेट, सिल्वर के लिए आर्जेंटेट, गोल्ड के लिए ऑरेट, टिन के लिए स्टैनेट, लेड के लिए प्लम्बेट, ठीक है जी। नेक्स्ट मैं बात करूं ब्रिजिंग लाइगेंड की, तो ब्रिजिंग लाइगेंड ऐसे लाइगेंड है जो 2 मेटल एटम को ब्रिज करते हैं, 2 मेटल एटम को ब्रिज करते हैं, इसे न्यू से आप लिखते हो, इसे प्रीफिक्स लगाते हो म्यू का, ठीक है। और अगर एक से ज़्यादा ब्रिजिंग लाइगेंड हो तो न्यूमेरिकल प्रीफिक्स आप लगाते हो बिफोर राइटिंग न्यू, ठीक है। नेक्स्ट मैं बात करूं एम्बीडेंटेट लिगेंड की, अगर आपके पास एम्बीडेंटेट लिगेंड है, ठीक है, तो उसमें आप हमेशा मेंशन करते हो कि भाई आपकी अटैचमेंट कौन से एटम के साथ है। जैसे अगर NO2 की आपको मैंने अभी दिखाई थी, ठीक है, तो अगर नाइट्रोजन के साथ है तो नाइट्रो या नाइट्राइटो N, ठीक है, या नाइट्राइटो N, और अगर ऑक्सीजन के साथ है तो सिंपली नाइट्राइटो या नाइट्राइटो ऑक्सीजन, दोनों तरीके से आप लिख सकते हो। नेक्स्ट इज हाइड्रेटेड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, तो जितने आपके वाटर मॉलिक्यूल्स है प्रेजेंट आउटसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर, ठीक है, उनको आप हमेशा एंड पे लिखोगे नाम, जैसे मोनो ट्राईहाइड्रेट, डाईहाइड्रेट, है ना, टेट्राहाइड्रेट, ऐसे सो ऑन सो फोर्थ, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं कुछ एग्जांपल्स की बात करूं तो CONH3 6Cl3, इसका नाम क्या आएगा, हेक्सा अमीन कोबाल्ट 3 क्लोराइड। सिमिलरली
कॉपर NH3 4SO4, इसका क्या आएगा, आप देखो 4 अमीन टेट्रा अमीन कॉपर सल्फेट। ठीक है, अब ये देखो जैसे मैं ये वाला फोर्थ वाला लेता हूँ, इसमें आपका अनायनिक कॉम्प्लेक्स है ना। ठीक है, तो इसमें क्या लगाओगे, हेक्सा 6 CN है, तो हेक्सा साइनो फेरेट। ठीक है, फेरेट। अब इसकी ऑक्सीजन स्टेट कैसे निकालोगे, आपको पता है भाई, आयरन की आपने मान ली X, ठीक है, और आपने CN का आपको पता -1 होती है, तो 6 है तो -6 हो जाएगी, इज इक्वल टू -4, X इज इक्वल टू +2। तो आप A2 को कैसे लिखोगे, रोमन न्यूमरल्स में। ठीक है, सिमिलरली ऐसे ऐसे आप सभी की निकालोगे। तो इसको एक बार आपने रीडिंग अच्छे से ज़रूर देनी है। ठीक है, नेक्स्ट मैं बात करूँ आइसोमेरिज्म एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की। तो भाई देखो ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बड़ा इजी टॉपिक है। देखो देखो भाई, आइसोमेरिज्म में क्या होता है आपका, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंस इन अरेंजमेंट ऑफ लाइगेंड्स या एटम्स, उससे अलग अलग प्रॉपर्टीज बनेगी। ठीक है, तो आपकी कैसे किस तरह से लाइगेंड अटैच्ड है या उसकी स्पेस में कैसी अरेंजमेंट है, उसकी वजह से आपके पास आइसोमेरिज्म आता है। ठीक है, और टाइप्स आपके पास दो तरह की है, स्ट्रक्चरल एंड स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो एक एक करके हम दोनों को देखेंगे। ठीक है, तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले इसमें आपके पास आते हैं 4 तरह के आइसोमेरिज्म: आयनाइजेशन, सॉल्वेट या हाइड्रेट, लिंकेज एंड कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म क्या होता है कि भाई जिसमें आपका एनायन है ना, एनायन आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर में एक्सचेंज मारता है। बेसिकली स्ट्रक्चर में क्या होता है कि इसमें ना कनेक्टिविटी का डिफरेंस होता है। ठीक है, आपके जो एटम है ना उसकी कनेक्टिविटी को चेंज कर देंगे। जैसे आयनाइजेशन में क्या होगा, आपका जो एनायन है वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर में एक्सचेंज कर देगा विद एनायन प्रेजेंट आउटसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर। जैसे देखो यहाँ पे है आपके पास, अब यहाँ पे आपके पास SO4 है बाहर कोऑर्डिनेशन स्फीयर के, ब्रोमीन है अंदर। अब नीचे पर देखो तो ब्रोमीन आ गया बाहर और सल्फेट चला गया अंदर। ठीक है, तो आपके अनायंस है वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के जो अंदर और बाहर वाले वो आपस में ऐसे एक्सचेंज होते हैं, उसको हम बोलते हैं आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। सो इससे आपको अलग अलग आयंस मिलेंगे डिसोल्यूशन पे और इनकी अलग अलग रिएक्शन शो होगी। इसमें सल्फेट की आपको प्रेजेंस, आपको सल्फेट की रिएक्शन दिखाएगा, ये ब्रोमाइड की दिखाएगा। ठीक है भाई, नेक्स्ट इज सॉल्वेट या हाइड्रेट आइसोमेरिज्म, यानी कि इसमें आपके पास यूजुअली सॉल्वेंट आप जैसे वाटर लेते हो। ठीक है, नॉर्मली आप सॉल्वेंट कोई भी ले सकते हो इसमें, बट वाटर के साथ हम इसमें ज़्यादा ऑब्जर्व करते हैं। इसमें भी सेम कहानी, कोऑर्डिनेशन से फिर के अंदर या बाहर वाटर मॉलिक्यूल्स अंदर बाहर जाएंगे। ठीक है, और पर्टिकुलरली अगर वाटर मॉलिक्यूल की हम बात करें तो अगर सिर्फ वाटर की बात करें तो ऐसे सॉल्वेट आइसोमेरिज्म को हम बोलते हैं हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। जैसे फॉर एग्जांपल अब ये आपका मॉलिक्यूल है, अब इसमें देखो 6 वाटर आपके अंदर है, 3 क्लोरीन बाहर है। अब क्या हुआ, एक क्लोरीन अंदर गया और एक H2O बाहर आ गया, और फिर एक और क्लोरीन अंदर गया, एक और H2O बाहर आ गया। अब देखो पहले कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर कितने वाटर थे, 0। अब यहाँ पे 1 आ गए, यहाँ पे 2 आ गए, यानी कि अब इसकी प्रॉपर्टीज क्या होंगी, चेंज होगी। तो इसमें आपका कलर चेंज होगा और आपकी जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है वो भी चेंज होगी। ठीक है, नेक्स्ट इज लिंकेज आइसोमेरिज्म। ये होता है आपका एम्बीडेंटेट लिगेंड में, आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले दिखाया था। एम्बीडेंटेट लिगेंड में जैसे NO2 SCN CN। ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जांपल मान लो मैं NO2 की बात करूं, अगर तो नाइट्रोजन से बॉन्ड हुआ हुआ मेटल के साथ तो कुछ ऐसे है। अगर आपका मैं कहूँ कि ऑक्सीजन के साथ उसकी बॉन्डिंग हुई है मेटल के साथ, तो उसको हम लिखेंगे लाइक दिस ONO। जैसे NO2 में ही ना अगर नाइट्रोजन से बाइंड आपकी बॉन्डिंग हुई है विद मेटल, ठीक है, तो आप ऐसे शो करोगे NO2। ठीक है, और अगर ऑक्सीजन से बाइंडिंग हुई है तो आप हमेशा उसे लिखोगे ONO का मतलब क्या है कि आपकी मेटल के साथ NO2 का जो ऑक्सीजन एटम है उसने बॉन्ड बनाया। ठीक है, नेक्स्ट इज योर कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म में क्या होगा, अगर आपके कैटायन और एनायन दोनों कॉम्प्लेक्स आयन है उसमें आपका क्या शो होता है, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। जैसे अब ये आपके पास है दोनों आपके पास कैटायन और एनायन आपके कॉम्प्लेक्स आयन की फॉर्म में लाइक दिस। अब देखो होगा क्या, CONH3 6 CrCN6। अब होगा क्या, NH3 इधर चले जाएंगे, CN इधर आ जाएगा। ठीक है, तो नीचे आपका बस आपके जो लाइगेंड्स है वो आपस में इंटर कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, एनायन वाला जो पार्ट है ना, एनायन और कैटायन, क्योंकि दोनों कॉम्प्लेक्स आयन है तो इस वजह से दोनों में अब क्या होगा, क्रोमियम के लाइगेंड कोबाल्ट में, कोबाल्ट के लाइगेंड क्रोमियम में, ऐसे हो जाएंगे। इसे हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। ठीक है,
अब नेक्स्ट मैं बात करूँ स्टीरियो आइसोमेरिज्म की, तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म है कि उसमें जैसे सेम बॉन्डिंग हो, बॉन्डिंग सेम होगी बट स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ लाइगेंड अलग अलग होगी। इसमें भी आपके पास दो तरह की आइसोमेरिज्म है, ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में क्या होगा कि आपके डिफरेंट रिलेटिव पोजीशन ऑफ लाइगेंड्स की वजह से आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होती है, ठीक है। और ये आपके पास स्क्वायर प्लेनर में होगा और ऑक्टाहेड्रल में मिलता है। टेट्राहेड्रल में ये आइसोमेरिज्म ऑब्जर्व नहीं होता है, ठीक है। क्यों नहीं होता है इसका आंसर मेरे को कमेंट्स में बताना, ठीक है। तो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस की बात करूं तो जिसमें Ma2B2 यानी कि दो तरह के लाइगेंड हो, ठीक है। स्क्वायर प्लेनर यानी कि 4 लाइगेंड लगे होंगे तो 4 में से दो दो आपके लाइगेंड अलग अलग हो, ठीक है। और ये आपको सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म दिखाएगा, जैसे PT प्लैटिनम NH3 ट्वाइस Cl2, ठीक है। अब इसमें देखो अगर सेम साइड पे है तो ये हो जाएगा सिस, और अगर ऑपोजिट साइड पे है तो ये हो जाएगा आपका ट्रांस। सिमिलरली अगर मैं ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की बात करूँ, इसमें आपके पास अलग अलग टाइप्स आएंगे, Ma4B2, Ma3B3 एंड Ma2BB2, ठीक है। Ma4B2 में क्या होगा आपके पास, इसमें भी सिस ट्रांस, सभी में सिस ट्रांस ही बनेंगे। बस देखो ध्यान से फर्क क्या हो रहा है, अब एक दो तरह का लाइगेंड है, एक एक के चार एक तरह का लाइगेंड जो है वो 4 टाइम्स लगा हुआ है और दूसरी तरह का लाइगेंड 2 बार लगा हुआ है, ठीक है। जैसे अब यहाँ पे देखो CONH3 4 Cl2, ठीक है। अब इसमें अमोनिया जो है वो 4 है और क्लोरीन कितने हैं, 2 हैं, ठीक है। इसमें आप सिस ट्रांस कैसे देखोगे, अब सिस ट्रांस आप कैसे देखोगे, अब देखो अमोनिया के बेसिस पे तो आप इसमें सिस ट्रांस नहीं देख सकते, आप कैसे देखोगे, क्लोरीन के बेसिस पे। देखो अगर क्लोरीन ऐसे पास पास है तो दैट इज सिस, और अगर क्लोरीन ऐसे अलग अलग है, ऑपोजिट है, तो दैट इज ट्रांस, ठीक है। अगर मैं बात करूं Ma3B3 की, ठीक है, इसमें आप दो तरह के लाइगेंड है, 3 लगे हैं, ठीक है। इसमें आपके पास दो तरह से आपके पास होती है अरेंजमेंट, फैक एंड मर। फैक को बोलते हैं बेसिकली फेशियल, एंड मर की फुल फॉर्म होती है मेरिडोनल, ठीक है। तो इसके पास ऐसे याद रखो कि जिसमें ऐसे फेस बन रहा है आपके पास, ऐसे ये फेस बन रहा है ना, ये वाला ये फेस बन रहा है आपका, ठीक है। जिसमें इस तरह का फेस बन रहा है उसे हम बोलेंगे फैक, यानी कि 3 लाइगेंड आपके एक ही फेस में आ रहे हैं, ठीक है। बट अगर आपके 3 लाइगेंड जो है वो एक फेस में नहीं आ रहे, उनका एक तरह से फेस नहीं बन रहा उनका, जैसे यहाँ पे, ठीक है, उसे हम बोलेंगे मेरिडोनल आइसोमर। नेक्स्ट इज Ma2BB2। BB2 यानी आप इसमें क्या होगा, ये है आपका डाइडेंटेट लिगेंड, BB यानी कि डाइडेंटेट लिगेंड होगा आपका, ठीक है। जैसे COCl2 En2 होल पॉजिटिव। अब इसमें देखो इसमें सिस ट्रांस आप कैसे निकालोगे, जिसमें आपके ये डाइडेंटेट लिगेंड ये आपके हैं पास पास में, ठीक है। ये आपके लिगेंड पास पास में, दिस इज योर सिस। ये आपके ऑपोजिट में, तो दिस इज योर ट्रांस, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में, ठीक है। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म अब क्या होता है, दिस वाज योर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म ये आपका ऑक्टाहेड्रल में आपको मिलेगा मेनली, ठीक है। इसमें आपके कैसे हो गए, MAA3 टाइप। AA यानी कि बाइडेंटेट लिगेंड है आपका, जैसे क्रोमियम ऑक्सलेट थ्राइस 3 नेगेटिव, ठीक है। इसमें आपके पास डेक्स्ट्रो एंड लीवो रोटेटरी आपने पढ़ी हुई है ऑर्गेनिक में, आपको मैंने ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के बारे में काफ़ी कुछ बताया था इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, स्पेशली इन हेलो एल्केन्स एंड हेलोरीन्स, तो उसमें जाके एक बार देखना, ठीक है। जिसको नहीं पता, जिसको पता तो फिर इट्स वेरी गुड, आपका लास्ट चैप्टर है भाई, ख़त्म कर दो इसे, ठीक है। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में ये आपका डेक्स्ट्रो, ये आपका लीवो फॉर्म है। ऑफकोर्स ये एक्सपेरिमेंटल है, ये तो आप ऐसे बता नहीं सकते कि कैसे डेक्स्ट्रो होगा या कैसे लीवो होगा, ठीक है। जैसे नेक्स्ट इज Ma2B2, ठीक है, यानी कि एक आपका डाइडेंटेट, 2 आपके डाइडेंटेट है और 2 आपके यूनिडेंटेट लिगेंड लगे हैं, ठीक है। जैसे अब इसमें क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ सिस फॉर्म जो है दैट इज ऑप्टिकली एक्टिव। इसमें तो आपको 2 बनते थे ना, सिस और ट्रांस, ठीक है। पर इसमें सिर्फ सिस फॉर्म इज ऑप्टिकली एक्टिव, ट्रांस फॉर्म नहीं होगी, और इसमें भी डेक्स्ट्रो एंड लीवो रोटेटरी बनेगा। क्योंकि देखो कंडीशन क्या होता है कि इसमें प्लेन या सेंटर ऑफ सिमेट्री ना हो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में, ठीक है। और ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस जिसमें बाइडेंटेट लिगेंड है ना, उसमें ये ज़्यादा आपको ये ऑब्जर्व होगा, ठीक है। तो इसमें भी आप देख सकते हो, ऊपर आपके 3 है बाइडेंटेट, यहाँ पे 2 बाइडेंटेट है, ठीक है। तो एटलीस्ट 2 या 2 से ज़्यादा आपको 2 या 3 आपको बाइडेंटेट लिगेंड चाहिए, तो फिर आपके पास ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो होगा, बट प्रोवाइडेड उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री ना हो, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। बड़ा इजी, बहुत इजी पार्ट है, ठीक है, बट बड़ा स्कोरिंग पार्ट है और बड़ा कंसेप्चुअल पार्ट भी है, इजी टू रिमेंबर। वो उसको थोड़ा सा उसमें एग्जांपल्स आपको याद रखनी पड़ेगी आपको आइसोमेरिज्म में। यहाँ पे आप
इजीली कर लोगे। तो वीबीटी की सबसे पहले बात करूँ, सबसे पहले आई थी आपके पास वीबीटी, ठीक है। तो वीबीटी लाइनस पॉलिंग सर लेके आए थे, ये आपकी बॉन्डिंग ज्योमेट्री, मैग्नेटिक नेचर एंड स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स बताती थी, ठीक है। और इसके अकॉर्डिंग क्या है भाई, जब ये आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनता है ना, तो सेंट्रल मेटल एटम जो है ना, ये आयन दैट एक्सेप्ट्स लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम सराउंडिंग लिगेंड, ठीक है, और उससे कोऑर्डिनेटिव या डेटिव बॉन्ड्स बनाता है। ये आपको बड़ी बेसिक चीज़ें पता है आपको। इसके मैं सीधे आऊँगा पॉस्टुलेट्स पे। भाई देखो, रोल ऑफ सेंट्रल मेटल आयन, वो उसमें क्या होता है बेसिकली, ये आपके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स तभी बनेंगे अगर आपके मेटल में क्या होंगे, वेकेंट ऑर्बिटल्स। अगर वेकेंट ऑर्बिटल्स नहीं है तो फिर आपके पास ये कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस नहीं बनेंगे, ठीक है। और इसमें क्या होता है, ऐसे ऑर्बिटल्स क्या करते हैं, आपके इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करते हैं जो लाइगेंड्स डोनेट करते हैं। लाइगेंड्स का काम क्या होगा, ये एज ए ल्यूविस पेयर काम करेंगे और ये अपना एक एक लोन पेयर देंगे टू द मेटल आयन, ठीक है। नेक्स्ट इज हाइब्रिडाइजेशन ऑफ मेटल ऑर्बिटल्स। आपके जो मेटल आयन है ना, उसमें हाइब्रिडाइजेशन होगी टू फॉर्म इक्विवेलेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, ठीक है। और ये आपके हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ये आपके बताएंगे ज्योमेट्री क्या होगी कॉम्प्लेक्स की और उसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, ठीक है। नेक्स्ट इज पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर रिक्वायर्ड हुआ तो पेयरिंग ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स होगी बिफोर हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, मतलब हर बार नहीं, कभी कभी, ठीक है। और पेयरिंग डिपेंड करेगी नेचर ऑफ लिगेंड के ऊपर कि स्ट्रॉन्ग फील्ड है या वीक फील्ड है, ठीक है। एनर्जी डिफरेंस क्या है बिटवीन द ऑर्बिटल्स। नेक्स्ट इज फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। आपके जितने भी बॉन्ड बनेंगे, आपको पता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेंगे, क्योंकि जो लोन पेयर से जब भी आप डोनेशन करवाते हो तो कौन सा बॉन्ड बनता है, हमेशा कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है, ठीक है। नेक्स्ट मैं बात करूँ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ज्योमेट्री अकॉर्डिंग टू वीबीटी। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर है 4 और आपकी हाइब्रिडाइजेशन है sp3, ज्योमेट्री क्या बनेगी, टेट्राहेड्रल। और अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के लिए आपके पास हाइब्रिडाइजेशन है dsp2, तो आपके पास जो आपकी ज्योमेट्री बनेगी दैट विल बी स्क्वायर प्लेनर। 5 के लिए बनेगी sp3d ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। 6 के लिए दो तरह की होगी, sp3d2 या d2sp3, ठीक है, जिसमें तो आपके आउटर डी वाले हैं उसमें भी ऑक्टाहेड्रल, या इनर डी होंगे तो भी इसमें ऑक्टाहेड्रल ही होगा, ठीक है। तो याद रखना, आप ना इसमें देखोगे हाई स्पिन या लो स्पिन आप कॉन्फ़िगरेशंस देखोगे, ठीक है। उसके बारे में अभी हम देखते हैं कि कैसे देखोगे, उसमें क्या होता है। देखो, दो तरह से आपके पास ना कॉम्प्लेक्सेस बनेंगे, आपने इधर ऑब्जर्व किया होगा, ठीक है। ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में एक sp3d2 एंड d2sp3, ठीक है, दो तरह से कॉम्प्लेक्सेस हैं। अगर तो मैं बात करूं इनर ऑर्बिटल यानी कि लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस में, इसमें क्या होगा, इनर n-1d ऑर्बिटल्स यूज होंगे, ठीक है। इनर n-1 यानी जो आपकी d2sp3 ज्योमेट्री है ना, उसमें आप वो वाले जो ऑर्बिटल्स है वो यूज करेंगे, ठीक है। जैसे मैं अगर बात करूँ CONH3 पॉजिटिव में, ठीक है, तो आप इसमें देख सकते हो, इसका आपको एनर्जी लेवल डायग्राम दी हुई है। कोबाल्ट का आपको पता है कितने होते हैं इसमें, कोबाल्ट में कितने आयन होते हैं भाई, शक्ति वक्र मनफी को, यानी D7S2 D7, ठीक है। और कोबाल्ट 3 पॉजिटिव है, यानी कि S से निकल के और D6 कॉन्फ़िगरेशन बचेगी आपके पास, है ना, D6 कॉन्फ़िगरेशन बचेगी आपके पास। अब अगर मैं बात करूं, इसमें आ रहे हैं अब अमोनिया यूजुअली क्या होता है, आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड होता है, तो ये क्या करेगा, ये आपके जो 4 ऐसे अकेले अकेले पड़े जो इलेक्ट्रॉन उनकी क्या करा देगा, पेयरिंग करा देगा। और आपके क्या होंगे, 2 डी के, एक S और 3 P के कंबाइन होके क्या बना देंगे, D2sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। और इसमें अमोनिया के 6 जो है उनके इलेक्ट्रॉन और वो केस में लग जाएंगे लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब क्योंकि इसमें इनर डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व हुआ है, इसलिए इनको इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस बोलते हैं, या लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस बोलते हैं, या स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्सेस बोलते हैं। नेक्स्ट मैं बात करूं हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस की। अब देखो, लो स्पिन क्यों ऐसे कहते हैं, क्योंकि ये ना यूजुअली डायमैग्नेटिक होते हैं, इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं होता, तो स्पिन की वजह से जो प्रॉपर्टीज होती है ना फ्री स्पिन की वजह से, तो वो तो इसमें होती नहीं है। हाई स्पिन अब इसे बोलते हैं, हाई स्पिन क्यों बोलते हैं इसमें, क्योंकि अब देखो, जैसे मैं एग्जांपल फॉर एग्जांपल कोबाल्ट F6 3 नेगेटिव, ठीक है, इसमें आपके ना वीक फील्ड लिगेंड जैसे फ्लोरीन क्लोरीन है ना, फ्लोराइड क्लोराइड, वो आपके करेंगे, तो होगा क्या, अगर आपके पास वीक फील्ड लिगेंड आएगा ना, तो वो इसकी पेयरिंग नहीं करा सकेगा। रहा तो ये भी D6 ही, ठीक है, 4 अनपेड, इसमें भी इलेक्ट्रॉन है, पर अब फ्लोरीन है तो फ्लोरीन इतनी पेयरिंग नहीं उनकी करा सकेगा। वेरस अगर मैं बात करूं अमोनिया की, तो वो इसकी क्या कराता है, पेयरिंग कराता है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड पेयरिंग कराएंगे, उस वजह से इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, बट जो आपके वीक फील्ड है वो पेयरिंग नहीं करा सकते, इस वजह से वो कौन सा कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है। तो
इसमें आपके पास पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं होगी। अब इसे हाई स्पिन को बोलते हैं क्योंकि अब देखो आपके पास क्या है, फ्री अनपेड इलेक्ट्रॉन्स आपके पास अवेलेबल है, तो उस वजह से स्पिन की वजह से जो भी प्रॉपर्टीज़ होंगी वो आप ऑब्जर्व कर सकते हो इजीली। तो आउटर डी ऑर्बिटल है ना 4D, ठीक है। इसमें आप जैसे कोबाल्ट में अब मतलब जैसे कोबाल्ट का है ऑर्बिटल 3D के आप आउटर वाला जो ऑर्बिटल है दैट इज़ 4D आप इसमें यूज़ कर रहे हो, इस वजह से आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, या हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस या स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्सेस बोलते हैं हम इन्हें, ठीक है। नेक्स्ट टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, ये हमेशा हाई स्पिन ही होंगे, ठीक है, ये हमेशा हाई स्पिन ही होंगे, ठीक है। तो होता क्या है कि आपके टेट्राहेड्रल के चारों जो कॉर्नर्स है उस पे आपके लाइगेंड्स लगते हैं, हाइब्रिडाइजेशन होगी sp3, ठीक है, 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेंगे। तो होता क्या है, डी ऑर्बिटल की ना स्प्लिटिंग जो है ना वो बड़ी छोटी होती है, अभी आप देखोगे CFT में, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स आपके ना पेयरिंग नहीं होते थे, उस वजह से आपका ये जो मैग्नेटिक नेचर होगी तो क्या होगी, पैरामैग्नेटिक होगी, ठीक है। जैसे NiCl4 2 नेगेटिव, इसमें भी आप देख सकते हो कि इसमें आपकी पेयरिंग नहीं होगी। बट एक आपके पास एक्सेप्शन है, दिस NiCO4, इसमें भी आपके पास टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होगी, बट ये क्या होता है, डायामैग्नेटिक। क्यों? क्योंकि अब इसमें निकल की जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो क्या है, 0, यानी कि इसमें कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, ठीक है। निकल के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ना, निकल के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो अब हो गए इसमें 0, ठीक है। ये करेक्शन कर लेना, निकल में जो आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ना, निकल का वैलेंस इलेक्ट्रॉन नाउ दैट इज 0, दैट इज 0, निकल के वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 0 है, ठीक है। उस वजह से कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो उस वजह से ये क्या होता है, डायमैग्नेटिक होता है। नॉर्मली टेट्राहेड्रल पैरामैग्नेटिक होते हैं पर ये डायमैग्नेटिक होता है। नेक्स्ट इज स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस, अब ये आपके यूजुअली लो स्पिन होते हैं, ठीक है। तो 4 लिगेंड एक प्लेन की, जैसे ये जैसे प्लेन है स्क्वायर है, तो यहाँ पे आपके चारों लिगेंड आ जाते हैं इसमें, इसकी हाइब्रिडाइजेशन होती है DsP2, ठीक है। और ये आपके लो स्पिन बनाते हैं, यूजुअली D8 जो मेटल है वो आपके उनके साथ ही बनाते हैं, और ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के साथ ये वाली कॉन्फ़िगरेशन बनती है, ठीक है। और ये डायमैग्नेटिक होते हैं, डायमैग्नेटिक लो स्पिन है तो डायमैग्नेटिक ही होंगे, ठीक है। याद रखना हाई स्पिन और लो स्पिन कॉन्फ़िगरेशन आपकी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के लिए ही रेलेवेंट होती है। जो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस है आपने अभी देखा ये हाई स्पिन ही होते हैं, ठीक है। और जो आपके स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस है स्पेशली D8 मेटल विद स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड वो आपके हमेशा लो स्पिन ही होंगे, ठीक है। और एक चीज़ याद रखना, जो आपके हाइब्रिड ऑर्बिटल है ना, ये एक्चुअली में कोई ऐसे हाइब्रिड ऑर्बिटल एग्जिस्ट नहीं करते, ये सिर्फ आपकी मैथमेटिकल मैनिपुलेशन है वेव इक्वेशन की फॉर द एटॉमिक ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व, ठीक है। ये आपका बेसिकली मैथमेटिकल काम है, ये आपने स्ट्रक्चर ऑफ एटम में भी पढ़ा होगा कि हाइब्रिडाइजेशन ऐसे जो भी है दिस इज योर मैथमेटिकल वर्क, ठीक है। अब बात करो लिमिटेशन की, भाई इसकी लिमिटेशन क्या है, इसमें बहुत सारी असम्पशन है, ये आपको क्वांटिटेटिव इंटरप्रिटेशन नहीं देती मैग्नेटिक डेटा का, ये आपको कलर के बारे में नहीं बताती है कि आपके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स कलर क्यों है, या कई कंपाउंड्स में कलर नहीं होता तो क्यों नहीं होता। फिर ये आपको क्वांटिटेटिव इंटरप्रिटेशन देती है थर्मोडायनेमिक या काइनेटिक स्टडीज ऑफ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस। फिर आपको एग्जैक्ट प्रेडिक्शन नहीं बताती कि टेट्राहेड्रल एंड स्क्वायर प्लेनर जो स्ट्रक्चर है उनके बारे में क्यों बनेंगे, कैसे बनेंगे, उनके बारे में ज़्यादा डिटेल में ये नहीं जाती। और ये वीक या स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के बारे में नहीं बताती। और इसकी कुछ इंपॉर्टेंस भी है कि भाई ये पहली थ्योरी थी जिसने आपको ज्योमेट्री बताई, मैग्नेटिक बिहेवियर बताया एंड नेचर ऑफ बॉन्डिंग बताई थी, ठीक है। और इसकी वजह से आपकी नेक्स्ट थ्योरी है जो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी वो आई थी। तो नेक्स्ट मैं बात करूंगा क्रिस्टल फील्ड थ्योरी की। इसमें क्या होता है भाई, ये आपकी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है ना, ये बैथन व्लेक ने बनाई थी। और ये क्या करते हैं भाई, इसमें ना इफेक्ट ऑफ लाइगेंड्स हम देखते हैं कि सेंटर मेटल आइटम के ऊपर क्या इफेक्ट ऑफ लाइगेंड होगा। इसके बेसिक असम्पशन क्या है कि भाई मेटल लिगेंड इंटरेक्शन है ना दैट इज प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक, और यही इसके बाद में लिमिटेशन बनेगी, ठीक है। बट ये मान के चलता है कि मेटल लिगेंड इंटरेक्शन इज प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक। मेटल आयन जो है उसको ये पॉजिटिव पॉइंट चार्जेस की तरह ट्रीट करते हैं, और लिगेंड को एज नेगेटिव पॉइंट चार्जेस या की तरह ट्रीट करते हैं, जिससे क्या बनेंगे आपके पास डाइपोल बनते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर इसमें कोई कोवलेंट या बॉन्डिंग या ऑर्बिटल ओवरलैप को ये एज्यूम नहीं करते, ठीक है। ये बता रहा हूँ, ये आपकी ये चीज़ें आपकी लिमिटेशंस में भी यही आएंगी, ठीक है। पर ये उनकी असम्पशन थी तो हम इसलिए इसको पढ़ेंगे।
तो ये कहते हैं भाई जो लिगेंड की वजह से ना क्या होती है, आपके डी ऑर्बिटल्स है ना डीजनरेट, ठीक है, डीजनरेट, अब डी ऑर्बिटल्स उनकी क्या हो जाती है, स्प्लिटिंग हो जाती है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट ये चीज़ है, ठीक है। और ये आपकी पैटर्न जो स्प्लिटिंग का है, ये ज्योमेट्री के ऊपर डिपेंड करता है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की ज्योमेट्री क्या है, ठीक है। जैसे मैं अगर बात करूँ फ्री मेटल एटम में, ठीक है, तो उसमें तो पांचों के पांचों डी ऑर्बिटल आपके डीजनरेट होंगे और सेम एनर्जी होगी, है ना, सभी की सेम एनर्जी होती है, आपने देखा है, ठीक है। बट होता है क्या है, जैसे कोई लाइगेंड अप्रोच करेगा, जैसे मैं बात करूं ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में, जैसे आपका लाइगेंड अप्रोच करेगा ना, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, आपके जो डी ऑर्बिटल है ना वो उनमें स्प्लिटिंग हो जाएगी, डी ऑर्बिटल स्प्लिटिंग हो जाएगी। तो किस में हो जाएगी, एक डी एक्स स्क्र वाई स्क्र और डी जेड स्क्र में, और एक डी एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स में, ठीक है। ये है आपके अलोंग द एक्सिस, दिस इज बिटवीन द एक्सिस। और इसमें कम रिपल्शन होगी, ज़्यादा और कम एनर्जी होगी, इसमें मैक्सिमम रिपल्शन और मैक्सिमम एनर्जी होगी, क्योंकि आपका कोई ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है लाइक दिस, ठीक है। तो आपका जो डी एक्स स्क्र वाई स्क्र है, ठीक है, डी एक्स स्क्र वाई से डी जेड स्क्र है, तो लिगेंड आपका इस तरफ से आ रहा है ना, लिगेंड आपका इधर क्या नाम है, एक्सिस के ऊपर से आ रहा है, ठीक है। पर ये जो आपके इन बिटवीन द एक्सिस है एक्स वाई, ऐसे ये मान लो ये आपकी कोई एक्स है, ये आपकी वाई है, तो आपको पता ना ये आपका इन बिटवीन एक्सिस है, इन बिटवीन एक्सिस है, लिगेंड आते हैं हमेशा एक्सिस के ऊपर, और इस वजह से इसमें कम रिपल्शन होगी, इसमें ज़्यादा रिपल्शन होगी। तो स्प्लिटिंग पैटर्न अगर दिखाऊं आपको, ऐसे होता है बेसिकली कि आपके ये मेटल एटम थे, आराम से बैठे थे डीजनरेट, जब लिगेंड आया तो थोड़ी सी इनकी एनर्जी बढ़ी, ठीक है, एनर्जी बढ़ी, ठीक है, और फिर क्या होगी, इनकी स्प्लिटिंग होगी, क्या होगी, स्प्लिटिंग होगी। तो जो आपके लोअर एनर्जी वाले हैं इसको हम बोलते हैं T2G ऑर्बिटल, ठीक है, और जो ऊपर वाले हैं उसको बोलते हैं EG ऑर्बिटल, EG ऑर्बिटल, ठीक है। और ये जो इनका एनर्जी डिफरेंस है ना, ये वाला एनर्जी डिफरेंस, उसको हम बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, ठीक है। ये जो आपका ये स्प्लिटिंग होती है ना, इसको ये बीच वाला जो पॉइंट है इसे हम बोलते हैं बैरी सेंटर, ठीक है। और ये स्टेबलाइज होता है बाय 2/5 डेल्टा नॉट, और ये डीस्टेबलाइज होता है बाय 3/5 डेल्टा नॉट, ठीक है। तो इसमें बीच वाले की जीरो मान लेते हैं, जितना डीस्टेबलाइज हुआ उसको हमने ले लिया, और जितना स्टेबलाइज हुआ उसको हमने ले लिया यहाँ पे। अगर मैं बात करूँ क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी की, तो T2G में कैसे स्टेबलाइज होता है, अगर मैं इसे सॉल्व करूँ, है ना, T2G में सॉल्व करूँ 2/5, इट विल गिव मी 0.4, ये आ जाएगा आपका 0.6, ठीक है। तो नीचे की तरफ जा रहा है, तो ये नेगेटिव का साइन का मतलब ये नहीं है कि कुछ इसका कोई नेगेटिव पॉजिटिव वाली बात नहीं है, इसका मतलब सिंपली है कि नीचे की तरफ यानी कि स्टेबल हो रहा है, ठीक है, डाउन द एक्सिस जा रहा है वो। तो -0.4 डेल्टा नॉट से ये स्टेबलाइज होता है, और ये +0.6 डेल्टा नॉट से ये डीस्टेबलाइज होता है, ठीक है। और इसको आप एक्सप्रेस कैसे कर सकते हो, CFSE का ये फॉर्मूला होता है -0.4 इंटू नंबर ऑफ T2G इलेक्ट्रॉन्स प्लस 0.6 इंटू नंबर ऑफ EG इलेक्ट्रॉन्स इंटू डेल्टा नॉट, ठीक है। हाई स्पिन एंड लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस की बात करूं भाई, ये आपके डिपेंड करता है कि आपका CFSE जो आपका है उसका कितना, और पेयरिंग एनर्जी का, ये दोनों में क्या क्या गैप है। हाई स्पिन में क्या होगा, अगर आपका डेल्टा नॉड कम है पेयरिंग एनर्जी से, तो इलेक्ट्रॉन आपके हायर ऑर्बिटल्स पे जाएंगे बिफोर पेयरिंग, ठीक है, वो पेयरिंग नहीं होगी। अगर पेयरिंग एनर्जी ज़्यादा है, अगर पेयरिंग एनर्जी ज़्यादा, तो पेयरिंग नहीं होगी, पेयरिंग नहीं होगी, तो इस वजह से आपके जो लाइगेंड जैसे वीक फील्ड लाइगेंड है, ये आपके पेयरिंग नहीं करा पाएंगे, ठीक है, ये आपके इलेक्ट्रॉन को ऊपर से जंप नहीं करवा पाएंगे, ठीक है। तो ना सॉरी, ये आपके जंप करवा देंगे, ठीक है, ये पेयरिंग नहीं करवा पाएंगे। पर अगर डेल्टा नॉट ज़्यादा है, यानी कि स्प्लिटिंग बहुत ज़्यादा, ये T2G और EG में गैप बहुत ज़्यादा है, ठीक है, पेयरिंग एनर्जी से, तो उसमें क्या होगा, पहले आपके इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे और फिर आपके उसके बाद EG में जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो ये आपके स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड जैसे CnCO NO2, ठीक है, ये आपके लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस बनाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ की, तो आपके ये ना मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ है ना, इसमें दो तरह से आपको पता है, पैरामैग्नेटिक एंड डायमैग्नेटिक होती है। जिसमें एक से ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पैरामैग्नेटिक, तो जिसमें सभी इलेक्ट्रॉन पेयर दैट इज डायमैग्नेटिक, ठीक है। हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस स्ट्रॉन्गली पैरामैग्नेटिक होते हैं हाई स्पिन वाले, पर जो लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस है वो वीकली पैरामैग्नेटिक या डायमैग्नेटिक होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट मैं बात करूँ कलर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, तो भाई देखो इनमें क्या होता है, डी ट्रांजिशन, आपने पिछले चैप्टर में देखा था, डी ट्रांजिशन की वजह से इसमें कलर आता है, ठीक है। तो ये आपके T2G से EG में, EG से T2G में जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स, इस वजह से क्या आएगा, कलर इम्पार्ट होता है,
ठीक है। तो जब आपकी विजिबल लाइट आती है ना किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पे, तो इलेक्ट्रॉन फ्रॉम लोअर T2G ऑर्बिटल वो एनर्जी गेन करके ऊपर हायर चला जाएगा EG ऑर्बिटल में, ठीक है। तो वो जो अपना कलर जो अपनी वो इम्पार्ट करेगा ऊपर चला गया, ऊपर आने से जो नीचे आएगा वापस एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में, ठीक है। तो जितनी एनर्जी उसने ली है उतनी एनर्जी वो इम्पार्ट करेगा, उतनी एनर्जी जो इम्पार्ट करेगा वो आपको कलर देगी, वो कलर की वजह से आपके जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स है वो कलर्ड होते हैं, ठीक है। तो D1 से D9 कॉम्प्लेक्सेस है ना वो आपके कलर्ड होंगे, ठीक है। अभी मैं जनरल लेके चल रहा हूँ इसमें, अभी मैं हाई स्पिन या लो स्पिन नहीं लेके जा रहा, ठीक है। तो जिसमें भी आपका एटलीस्ट एक इलेक्ट्रॉन हो T2G में यहाँ, और एटलीस्ट एक वेकेंट ऑर्बिटल हो EG में, तो आपके क्या होगी DD ट्रांजिशन होगी, उस वजह से आपकी एब्जॉर्प्शन ऑफ विजिबल लाइट हो गया और कलर आपका ऑब्जर्व होगा, जैसे D1 D5 D9 हो गया, ठीक है। और अगर D0 और D10 की बात करूं, D1 से लेकर D9 में भी आपके पास कुछ कम्प्लेक्सेस होंगे जिसमें DD ट्रांजिशंस नहीं होंगी, ठीक है, उसमें DD ट्रांजिशंस नहीं होगी, ठीक है। और कुछ हाई स्पिन लो स्पिन के ऊपर बेसिस पे कॉम्प्लेक्सेस होंगे, ठीक है। बट जनरल मैं जनरल की बात कर रहा हूँ कि D1 से लेकर D9 में तो आपके पास DD ट्रांजिशन होने के चांसेस होंगे, बट D0 और D10 में तो कलरलेस होंगे ही होंगे, ये इनमें DD ट्रांजिशन नहीं होगी। क्यों? क्योंकि D0 में आपके पास कोई D इलेक्ट्रॉन नहीं है तो DD ट्रांजिशन होगी नहीं, ठीक है। और D10 में आपके सभी फील्ड है, वेकेंट ऑर्बिटल नहीं है तो भी इसमें DD ट्रांजिशन नहीं होगी। जैसे टाइटेनियम का और ये जिंक का कॉम्प्लेक्स है, इसमें क्या होगा, इसमें भी D इलेक्ट्रॉन नहीं है तो इसमें भी आपका कलर नहीं होगा। जिंक के कॉम्प्लेक्स में भी D इलेक्ट्रॉन नहीं है, सॉरी इसमें D इलेक्ट्रॉन है, इसमें वेकेंट स्पेस नहीं है, तो इस वजह से इसमें भी कलर नहीं होगा। नेक्स्ट इज क्रिस्टोफर स्प्लिटिंग इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में क्या होगा भाई, टेट्राहेड्रल में आपके आपके ये जो कॉम्प्लेक्सेस है, ये आपका कॉम्प्लेक्स है टेट्राहेड्रल, आपके चारों दिशा से आएंगे लिगेंड्स, ठीक है। अब इसमें होगा क्या टेट्राहेड्रल में आपको पता है कि आपके अलोंग द एक्सिस आपके नहीं होते हैं ना, कॉम्प्लेक्सेस अलोंग द एक्सिस नहीं होते, ठीक है। सो उस वजह से इसमें बस स्प्लिटिंग जो आपने ऑक्टाहेड्रल में देखी उसकी बस रिवर्स हो जाएगी, तो E वाली जो है वो नीचे आ जाएगी, T2 आ जाएगी। और ये जो इसमें ना आप EG या T2G नहीं लिखोगे, ये G नहीं लिखोगे, इसमें आप सीधा लिखोगे E एंड T2, ठीक है। ये G स्टैंड्स फॉर गिरा दे कॉन्फ़िगरेशन, ये आप अपनी हायर क्लासेस में देखोगे U एंड G होती है, U इज अनगिरा दे, G इज गिरा दे, ठीक है। कई लोग इसे जीरेड है अनजीरेड बोलते हैं, पर एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन इज अनगिरा दे एंड गिरा दे। बट आपके अभी वो इस सिलेबस का पार्ट नहीं है तो अभी हम उसमें नहीं जाएंगे, बस इतना याद रखो टेट्राहेड्रल में आप क्या करोगे, EG या T2G की बजाय E एंड T2 लिखोगे और इसमें ऑर्डर आप रिवर्स कर दोगे, तो नीचे आप E वाला लिखोगे, ऊपर आप T2 वाला लिखोगे, बाकी सारा कुछ आपका सेम होगा। और एक चीज़ याद रखना, स्प्लिटिंग एनर्जी में याद रखना डेल्टा T इज इक्वल टू 4/9 डेल्टा नॉट, यानी कि टेट्राहेड्रल में जो ना टेट्राहेड्रल में आपकी जो स्प्लिटिंग है वो हमेशा ऑक्टाहेड्रल से कम रहेगी। उस वजह से स्मॉल स्प्लिटिंग एनर्जी की वजह से आपके हमेशा कॉम्प्लेक्सेस क्या होंगे, हाई स्पिन, क्योंकि ऊपर आपके जो स्प्लिटिंग कम है तो उस वजह से आपके इलेक्ट्रॉन आराम से जो है वो जा सकेंगे, ठीक है। तो इस वजह से आपके कॉम्प्लेक्सेस क्या होंगे, हाई स्पिन होंगे, पेयरिंग नहीं होगी। नेक्स्ट हम बात करूँ स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की, तो ये स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या होती है, जो आपने लिगेंड्स है उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ क्रिस्टल फील्ड स्ट्रेंथ के बेसिस पे आप उसे अरेंज करो। तो ये आपके पास स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है, इसको याद करने का बड़ा सिंपल सा इसका फंड है। देखो 4 ऐसे लाइंस है, चार को आपने याद रखना। वे कहते हैं आई ब्रॉड स्कूटर, क्लच स्लिप हुआ, ठीक है। आई से यानी आयोडीन, BR से ब्रोमीन, एस स्कूटर से SCN, क्लच से क्लोरीन, S से सल्फर, ठीक है। सो मान लो कि मैं मतलब आप स्कूटर लेके आए और आपका क्लच जो है वो स्लिप हो गया, तो आई ब्रॉड स्कूटर, क्लच स्लिप हुआ, फिर ओ भाई ऑक्स वाली पानी पिया, ठीक है। होता कि आपका क्लच ख़राब हो गया तो आप मैकेनिक को दिखाओगे, तो गर्मियों के दिन है तो गर्मियों के दिनों में आपका ऐसे अगर कुछ कांड हो जाए तो मैकेनिक को दिखा रहे हो, तो आपने क्या किया, आपने किसी से बात की, आप ये किसी को बता रहे हो, ये कहानी आप किसी को बता रहे हो, ठीक है। तो आप ना उसे बोलते भाई वो वाली जो मैंने वो वाला पानी पिया, मतलब आप जैसे कोल्ड ड्रिंक पीते ना, तो मैंने ये वाली कोल्ड ड्रिंक पी, ठीक है। तो फिर ओ भाई ऑक्स वाली H2O पिया, फिर यानी फ्लोरीन, ओ यानी कि OH, ऑक्स यानी कि ऑक्सलेट, H2O यानी कि वाटर, ठीक है। तो NCS बोला, जिसकी आप बात कर रहे हो वो उसका नाम है भाई NCS बोला भाई EDTA आया,
एनसीएस ने बोला भाई ईडीटीए आया, अमोनिया ने इन बोला, कान पकड़ा और सीओ भाग गया। अमोनिया ने NH3 ने इनको पकड़ा, इनको बोला, अमोनिया ने इनको बुलाया, ठीक है, और उसका कान पकड़ा और उससे कहा भाई तू आज से स्कूटर नहीं चलाएगा। और ये सुन के जो सीओ था ना उसका भाई, वो भाग गया। ठीक है, तो आप ऐसे उसे निमोनिक्स के थ्रू आप इसे याद रख सकते हो, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को। ठीक है, अब इसके बात करूँ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस के बारे में, तो भाई ये आपको कलर बताती है कि कलर क्यों आता है, फिर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताती है, हाई स्पिन लो स्पिन के बारे में बताती है, और रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस के बारे में बताती है। याद रखना स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में आप इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ लिख रहे हो, यानी कि आपके जो स्टार्टिंग वाले हैं वो आपके क्या होंगे, वीक फील्ड होंगे, ये आपके मीडियम फील्ड, और ये जो आपके हमेशा लास्ट वाले ये आपके क्या होंगे, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होंगे। ठीक है, ये आपकी स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है। ठीक है, अच्छा फिर बताते हैं हाई स्पिन लो स्पिन के बारे में क्यों आया, फिर रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस के बारे में ये बताते हैं। लिमिटेशन क्या है भाई, ये मेटल लिगेंड बॉन्डिंग के बारे में, उनकी नेचर के बारे में नहीं बताती। फिर कोवलेंट करेक्टर को इग्नोर करती है, पाई बॉन्डिंग नहीं बताती। ठीक है, और ये स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज ये क्यों आई, इसको जस्टिफाई नहीं किया है इसने। ठीक है, नेक्स्ट इज मेटल कार्बोनिल्स। अब थोड़ा सा अपना काम रह गया, बस थोड़ा सा। मेटल कार्बोनिल्स क्या है भाई, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जिसमें कार्बन मोनोऑक्साइड CO जो है वो लिगेंड की तरह काम करता है, और इट इज डायरेक्टली बॉन्डेड विद मेटल एटम या मेटल आयन थ्रू कार्बन एटम। ठीक है, ये आपके ट्रांजिशन मेटल आपके कंपाउंड बनाते हैं, स्पेशली दोज बिलोंगिंग टू डी ब्लॉक, जो आपके डी ब्लॉक से बिलोंग करते हैं। ठीक है, ये आपके न्यूट्रल होते हैं, वोलेटाइल होते हैं, इसमें डिस्टिंक्ट बॉन्डिंग होती है ड्यू टू CO का स्पेशल नेचर। होता क्या है इसमें कि आपका जो कार्बन मोनोऑक्साइड है ना, वो आपका न्यूट्रल लिगेंड है, वो अभी आपने देखा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है। ठीक है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड में क्या होता है, कार्बन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये डोनेट करता है टू द मेटल एटम। ठीक है, और CO जो है ना वो सिग्मा डोनर की तरह एक्ट करता है, पर CO के पास एम्प्टी पाई ऑर्बिटल होते हैं, उस वजह से ये मेटल से पाई इलेक्ट्रॉन्स भी लेते हैं, और ये पाई एक्सेप्टर लिगेंड की तरह भी काम करता है। ठीक है, और ये डुअल बिहेवियर की वजह से कार्बन मोनोऑक्साइड आपका बहुत स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस बनाता है विद ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ठीक है, जैसे अच्छा फिर नेक्स्ट आपकी मेटल कार्बोनेट्स की अगर मैं क्लासिफिकेशन की बात करूं, तो आपके पास दो तरह के हैं, मोनोन्यूक्लियर एंड पॉलीन्यूक्लियर। अगर एक तरह का मेटल एटम है, जैसे यहाँ पे एक तरह का मेटल एटम है, दैट इज मोनोन्यूक्लियर मेटल कार्बोनिल। अगर दो या दो से ज्यादा मेटल आपके एटम है तो उसे हम बोलेंगे पॉलीन्यूक्लियर मेटल कार्बोनिल, और उसमें मेटल मेटल बॉन्ड होने की संभावना भी काफ़ी होगी। ठीक है, जैसे आप देखो स्ट्रक्चर आप उसके देखते हैं, जैसे अब ये है आपके मोनोन्यूक्लियर NaCO4 एंड FeCO5। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर है टेट्राहेड्रल, कोऑर्डिनेशन नंबर इज 4, ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल। FeCO5 में कोऑर्डिनेशन नंबर 5 एंड ज्योमेट्री इज ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ये दोनों आपकी निकल और आयरन दोनों अपनी जीरो ऑक्सीजन स्टेट में है यहाँ पे। पर अगर मैं बात करूँ, अभी आपको कह रहा था जो आपका है पॉलीन्यूक्लियर मेटल कार्बन है, इसमें मे हैव मेटल मेटल बॉन्ड, तो होगा क्या भाई, देखो ये भी आपका CrCO6, ये भी आपका है मोनोन्यूक्लियर। अब देखो पॉली में क्या होगा, आपके पास ऐसे मेटल मेटल बॉन्ड्स हो सकते हैं, मेटल मेटल बॉन्ड्स हो सकते हैं इसमें। तो नेक्स्ट CO2 CO8। ठीक है, CO2 CO8। तो कोबाल्ट का है इसमें जीरो ऑक्सीजन स्टेट में है। ठीक है, और ये पॉलीन्यूक्लियर वाला है, इसमें कोबाल्ट में आपके पास 4 है कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, और ये आपका ब्रिज फॉर्म में भी हो सकता है, अनब्रिज फॉर्म में भी हो सकता है। क्रोमियम में आपके पास क्या है, यहाँ पे क्रोमियम वाले कॉम्प्लेक्स में ये आपका है 6 कोऑर्डिनेशन नंबर, इसकी ज्योमेट्री क्या है, ऑक्टाहेड्रल। मैंगनीज में क्या है आपके पास, मैंगनीज आपके पास जीरो ऑक्सीजन स्टेट में है। ठीक है, और ये भी आपका पॉलीन्यूक्लियर मेटल कार्बोनेला, इसमें भी आपके पास MN बॉन्ड एक्सिस्ट करता है। ठीक है, तो दो बस इतना आपने बस स्ट्रक्चर इसको देखना है, इसमें कोई ज़्यादा इसकी डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है। अब ये वाला पॉइंट है जिसमें थोड़ा सा डेप्थ आपको चाहिए, बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनिल्स। भाई दो तरह से बॉन्ड बनेंगे, सिग्मा या पाई बॉन्ड। ठीक है, सिग्मा क्या होगा, अगर आपका कार्बन एटम दे रहा है, ठीक है, कार्बन एटम जो मेटल को देगा इलेक्ट्रॉन, उससे क्या बनेंगे, सिग्मा बॉन्ड बनेगा। पाई बैक डोनेशन क्या होगी कि आपका जो मेटल है ना, मेटल एटम, ये अपने ये एक तरह से अपने इलेक्ट्रॉन कार्बोनिल के पाई स्टार एंटी बॉन्ड है ना, जो पाई स्टार वाला जो ऑर्बिटल है एम्प्टी, उसमें ये अपने पाई इलेक्ट्रॉन दे देगा। ठीक है, तो उस वजह से क्या होगा, मेटल कार्बन का बॉन्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा, और एक कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड है ये है ना, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड वीक हो जाएगा, ये वीक हो जाएगा, और जो मेटल कार्बन बॉन्ड है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। ठीक है, अब क्योंकि ये
टू वे इलेक्ट्रॉन फ्लो है, ठीक है, उस वजह से ओवरऑल बॉन्डिंग आपकी स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल हो जाती है। और इस ये जो आपके जो साइमल्टेनियस सिग्मा डोनेशन एंड पाई बैक डोनेशन है ना, इस तरह की बॉन्डिंग को हम क्या कहते हैं, बैक बॉन्डिंग या सिनर्जिक बॉन्डिंग। इसको बैक बॉन्डिंग भी बोलते हैं, बैक बॉन्डिंग भी बोलते हैं, या सिनर्जिक बॉन्डिंग भी इसे बोलते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट हम बात करो, हमारा लास्ट टॉपिक इज इंपॉर्टेंस एंड एप्लीकेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो आपने अभी देख लिया भाई इतनी इंटरेस्टिंग केमिस्ट्री है इसकी, तो इसको बहुत जगह पे यूज़ करते हैं, एनालिटिकल में, मेटलर्जी में, बायोलॉजिकल में, इंडस्ट्री में, मेडिसिन में। एनालिटिकल में आप क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव एनालिसिस करते हो बिकॉज ऑफ कलर्ड कॉम्प्लेक्सेस, तो आप ये एज अ रिएजेंट इसको यूज़ करते हो, ठीक है। हार्डनेस ऑफ वाटर को टेस्ट करने के लिए आप इससे टाइट्रेशन कराते हो विद Na2EDTA, ठीक है। तो कैल्शियम और मैग्नीशियम के आपके स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनते हैं EDTA के साथ, और इस वजह से आप निकाल सकते हो कि भाई आपके पानी में कितनी हार्डनेस है। नेक्स्ट एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल में, तो गोल्ड आपके सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बनाता है विद साइनाइड, तो गोल्ड को आप रिकवर करते हो विद डिस्प्लेसमेंट ऑफ जिंक, ठीक है। नेक्स्ट इज प्योरीफिकेशन ऑफ मेटल, मेटल को आप प्योरीफाई करते हो, एंड जैसे इम्प्योर निकल को आपने प्योरीफाई किया, कि आपने क्या किया, उसका पहले इम्प्योर निकल का मेटल का आपने बॉन्ड बनाया, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बनाया, और इससे आप प्योर निकल बनाते हो। ये प्रोसेस का नाम होता है मॉन्ड्स प्रोसेस, इसे बोलते हैं मॉन्ड्स प्रोसेस। बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस की बात करूँ तो क्लोरोफिल आपको पता है ग्रीन कलर पिगमेंट है, मैग्नीशियम उसमें होता है, हीमोग्लोबिन में आयरन होता है, विटामिन B12 में कोबाल्ट होता है, और बहुत सारे आपके जो एंजाइम्स हैं उनमें आपका मेटल आयंस उसमें होते हैं, और मेटल कार्बन का उसमें बॉन्ड होता है, तो उसमें कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं बहुत सारे एंजाइम्स में भी, ठीक है। कैटालिसिस में बात करूँ तो एज अ इंडस्ट्रियल कैटलिस्ट इससे यूज़ करते हैं, जैसे विल्किंसन्स कैटलिस्ट है, इससे आप यूज़ करते हैं फॉर हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कीन्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट कैटलिस्ट है, और इससे बहुत ज़्यादा क्रांति आई थी एक्चुअली आपकी जो केमिस्ट्री है, ठीक है। जैसे आप पढ़ोगे अपनी सीनियर क्लासेस में और इसे रियलाइज़ करोगे कि भाई बहुत इंपॉर्टेंट कैटलिस्ट है ये विल्किंसन्स कैटलिस्ट, ठीक है। इसे आप हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कीन्स के लिए यूज़ करते हो। इलेक्ट्रोप्लेटिंग में अगर बात करूँ तो आप इससे स्मूथ इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हो ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड यूजिंग कॉम्प्लेक्सेस। इनके कॉम्प्लेक्सेस के थ्रू आप इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर सकते हो आराम से, ठीक है। फोटोग्राफी में यूज़ अगर मैं बात करूँ, ये पुराने टाइम की बात है, अभी नहीं, पहले टाइम पे आपकी जो फोटोग्राफी है, ठीक है, तो उसमें जो आपका हाइपो दैट इज Na2S2O3 ये डिजॉल्व होता है, ये डिजॉल्व करता है अनडीकम्पोज सिल्वर ब्रोमाइड बाय फॉर्मिंग दिस, ये आपका कॉम्प्लेक्स बना के करता है। ये पुरानी फोटोज वैसे होती थी ना आपकी, ठीक है। और मेडिसिनल यूज़ में आपकी चिलेशन थेरेपी से आप टॉक्सिक मेटल्स को निकलाते हो, ठीक है। EDTA को आप लेड पॉइजनिंग के लिए आप यूज़ करते हो। सिस्प्लेटिन को एज एंटी कैंसर ड्रग की तरह आप यूज़ करते हो। तो ये था आपका कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस के बारे में कंप्लीट डिटेल, ठीक है। इसको आप आराम से एक दो बार ध्यान से देखो, इसके साथ साथ में नोट्स बनाने तो नोट्स बनाओ, नहीं तो इसको ध्यान से देख के और इसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। जितनी ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे PYQs की या NCERT की, उतना बढ़िया अफोर्ड किया होगे। सो दैट्स इट फॉर दिस चैप्टर एज वेल एज द क्रैश कोर्स। सो थैंक यू सो मच एंड हैप्पी लर्निंग।